स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज के प्रीलिम्स फैक्ट्स का एनालिसिस। जो अभी न्यूज़ रिसेंट में आई है वो है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स को लेके 2022। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी अनाउंस किए हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स। और क्या होते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स, आपको बता दूं कि सफाई के पैरामीटर्स पे जो है कुछ सिटीज़ को चुना जाता है उनका ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लीननेस, और इसी को ही जो है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड कहा जाता है, जो कि काफ़ी जब से मोदी सरकार आई है जब से ये शुरू किए गए थे। आइए रैंकिंग्स की बात करते हैं कि किसको क्या मिला। इंदौर को जो है क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है 6 टाइम इन अ रो, मतलब 6ठी बार लगातार जो है मिला है। और ये अवार्ड मिला है उस कैटेगरी में जहां ग्रेटर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। देखिए इसमें जो है दो तरह की डिवीज़न कर रखी है। एक तो उन सिटीज़ का निकाला जाता है जिसके अंदर 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ से ज़्यादा वो है, और दूसरी जो है वो निकाला जाता है जिसके अंदर 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ से कम है लोकल बॉडीज़। तो उनके बेसिस पे दोनों की रैंकिंग निकाली जाती है। तो इंदौर जो है फर्स्ट रैंक आई है 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ से ज़्यादा लोकल बॉडीज़ है जहाँ पे उन सिटीज़ की कैटेगरी में। सेकंड आई है सूरत की, और थर्ड आई है नवी मुंबई की। और ये इंदौर के साथ जो है आपका 6 टाइम हुआ है इन अ रो। वहीं दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इंदौर जो है उसको सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स एंड पैलेसेस। वहीं जो पॉपुलेशन कैटेगरी है जिसमें लेस देन 1 लाख लोग हैं, मतलब ऐसी वाली पॉपुलेशन जहाँ पे जिन शहरों में 1 लाख से भी कम पॉपुलेशन है, वहाँ पे कुछ छोटे शहर हैं जिनका नाम है पंचघनी, और दूसरा है आपका कराड़। ये महाराष्ट्र के शहर हैं। इन दोनों ने जो है फर्स्ट और थर्ड पोजीशंस मिली है रेस्पेक्टिवली। वहीं यहाँ सेकंड पोजीशन जो है जहाँ 1 लाख से कम वाले हैं वो है छत्तीसगढ़ में है, उसका नाम है पाटन। देखिए इतना ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा था। बस आपको याद वही करना है जो ऑलरेडी हमारी इस पूरी माइंड मैपिंग स्कीम के अंदर है। वहीं आगे चलकर मैं बता दूं आपको कि तिरुपति को जो है बेस्ट सिटी अवार्ड मिला है सफाई मित्र सुरक्षा में। और हरिद्वार को जो है बेस्ट टाउन का अवार्ड मिला है, वो बेस्ट टाउन जो कि गंगा के किनारे हैं और जहां पॉपुलेशन जो है मोर देन 1 लाख है। और ये आप जानते हैं कि ये उत्तराखंड में है। वहीं एक और है जिसे है शिवामोगा, ये एक जगह है जो कर्नाटका में है, और इसको जो प्राइज़ मिला है आपका फर्स्ट वो मिला है फास्टर मूवर सिटी का अवार्ड। वहीं इंदौर जो मैं बता चुका हूँ आपको कि 6ठी बार जो है एमर्ज हुआ है, और नवी मुंबई जो है 3री बार एमर्ज हुआ है, और सूरत जो है सेकंड टाइम इस तरह से आया है आपका उभर कर। वहीं जो सबसे क्लीनेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है वो मिला है मध्य प्रदेश को, और वो 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ वाली कैटेगरी में ही मिला है। वहीं महाराष्ट्र को जो है थर्ड प्राइज़ मिला है 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ वाली कैटेगरी में। और त्रिपुरा जो एमर्ज हुआ है वो सबसे क्लीनेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है उसको, वो मिला है लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ वाली कैटेगरी में। तो इस तरीके से जो है कैटेगरीज बनी पड़ी हैं। वहीं लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो सेकंड एंड थर्ड प्राइज़ मिले हैं वो मिले हैं झारखंड को, और थर्ड मिला है आपका उत्तराखंड को। तो इस तरह से जो है रैंकिंग्स हुई हैं। वहीं जो स्वच्छ सर्वेक्षण है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स जो है आपका इसको कंडक्ट करती है, और 2016 से मोदी जी ने ये शुरू किया था। कोशिश यही थी कि ये एक लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन और क्लीनलीनेस सर्वे बने, ताकि सभी स्टेट्स जो हैं अपनी अपनी उसमें रैंकिंग्स निकालें और एक हेल्थी कंपटीशन हो सभी स्टेट्स के बीच में, ताकि वो सब जो है कोशिश करें कि लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन हो सके, ज़्यादा अवेयरनेस हुए साफ़ सफाई को लेकर, और हमारे जो टाउन्स और सिटीज़ हैं वो एक बेटर प्लेसेस बने जहाँ पे लोग रह सकें। और ये पूरा का पूरा जो है प्रोग्राम ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत आता है, जो कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और रूरल दो थे। ये पूरा का पूरा जो है अर्बन के अंदर आता है, क्योंकि इसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ के बेसिस पे ही जो है आपकी रैंकिंग्स दी गई हैं। तो ये था स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान को लेके। अगली जो खबर है वो है लैकोनीज़ को। लैकोनीज़ का मतलब है आपका द लेबोरेटरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़। क्या है ये जो लैकोनीज़ है इसको सेटअप किया गया था 2007 में हैदराबाद में। और इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं, धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पर हैं, उनका जो है नंबर बढ़ाया जाए। जैसे कि चीता आप जानते हैं कि धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और उसी के लिए जो है अभी मोदी जी जो है कुछ चीते भी लाए हैं नामीबिया से। वहीं ऐसे जानवरों को
रीसरेक्ट करने के लिए या रिवाइव करने के लिए जो है इसका पूरा का पूरा काम है। और ये क्या करते हैं, ये पूरी की पूरी ऐसी फैसिलिटी बनाते हैं ताकि कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन कर सकें वाइल्ड लाइफ की। और इनकी जो वो है पूरी की पूरी जो एक्सपर्टीज़ है वो इस तरह से काम करती है कि ये नए नए मेथड्स को डेवलप करते हैं ताकि क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकें सीमन की और रिप्रोड्यूस कर सकें उन एनिमल्स को जो इंडेंजर्ड हो गए हैं या एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, जैसे ब्लैक बग, निकोबार, पिजन्स एटसेट्रा। देखिए बेसिकली करते क्या हैं कि किसी भी अभी जो एनिमल है, मान लीजिए चीता वगैरह है, उनका जो है सीमन ये लोग ले लेंगे और सीमन लेके जो है उसको प्रिजर्व करके रखेंगे माइनस समथिंग -140 टेम्परेचर पे रखा जाता है शायद सीमन को, ताकि वो प्रिजर्व रहे लंबे टाइम तक। और जैसे जैसे वो देखेंगे कि कोई फीमेल मादा है वहाँ पे, तो वो उनको जो है आर्टिफिशियल तरीके से जो है इंसेमिनेशन कर देंगे और वो आपका जानवर जो है प्रेग्नेंट हो जाएगा और बच्चे पैदा करेगा। तो उससे क्या होगा कि जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं वो जो है उनका नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर वो नेचुरल प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हो सकता है उसमें बहुत टाइम लग जाए। और आप जानते हैं कि नेचुरल प्रोसेस में अगर टाइम लगेगा तो फिर उससे ज़्यादा एक्सटिंक्शन और बढ़ने लगेगा। तो बेहतर है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और जल्दी से जल्दी जो है इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए। वहीं ये एक रिसर्च फैसिलिटी है, जैसे कि मैंने बता दिया, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में। और इंडिया का जो फर्स्ट जेनेटिक बैंक है वो भी लैकोनीज के ही पास है, उन्होंने इस्टेब्लिश करके रखा हुआ है। जेनेटिक बैंक में क्या होता है, वही जो स्पर्म्स हैं या फिर उनका जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, ये पूरी की पूरी जो है लेबोरेटरी में तैयार करके रखी जाती है। और इसमें एक बड़ा रोल है आपका द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जो कि वो एक डिपार्टमेंट है जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर जो है काम करता है। तो यही है आपका जो पूरा का पूरा है सिस्टम। लेकिन बस इसमें एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जो है बहुत सक्सेसफुल रहा है पूरा का पूरा लैकोनीज का काम। लेकिन एक बार जो है ईरानियन चीतास को लेके आया गया था ताकि उनके जर्म प्लाज्म को, उनके जो सीमन है उसको जो है सिक्योर करके रखा जाए, लेकिन उस प्रोग्राम में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए और वो प्रोग्राम जो है हमारा फेल हो गया। तो ये था आपका लैकोनीज को लेके। इसके बाद अगला जो इशू है वो है इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये है आपका कि अभी हमने डिसाइड किया है कि इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को जो है इंडक्ट किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स में एट जोधपुर। तो क्या है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, वो बता देता हूँ कि ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो लैंड पे और कहीं भी हाई अल्टीट्यूड पे टेक ऑफ भी कर सकता है एट द 5000 मीटर्स अबव द सी लेवल। मतलब कि कितनी भी ऊंचाई हो वहाँ पे ये टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंड भी कर सकता है, चाहे इसके अंदर जो है कितना भी सामान भरकर रखा हुआ हो। वहीं इसकी शुरुआत कब हुई वो बता देता हूँ कि वो है जेनेसिस हुआ इसका कारगिल वॉर। कारगिल वॉर के दौरान जो है हमारे, आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टाइगर हिल को कैप्चर कर लिया था उसने, तो वहाँ पे वो ऊंचाई पे थे और हमारे सोल्जर जो थे वो थोड़े लोअर लेवल पे थे। तो उसी के बाद जो है इसकी इम्पोर्टेंस को जो है आपका हाईलाइट किया गया कि हमें जो है ऊंचाई पे भी वॉर करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसी के लिए जो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को जो है आपका बनाया गया था। और ये ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे डेजर्ट कंडीशंस हो, कोल्ड कंडीशन हो, हाई अल्टीट्यूड हो और काउंटर इंसर्जेंसी के कोई भी ऑपरेशंस हो, उन सब में जो है ये सक्सेसफुल रहे हैं। वहीं अभी तक जो हम यूज़ कर रहे थे वो फ्रेंच ओरिजिन वाले हेलीकॉप्टर्स थे, जैसे कि आपका चेतक हो गया या फिर चीता। ये चीता कोई जानवर चीता नहीं है, ये चीता जो है आपका हेलीकॉप्टर ही है जिसको हम यूज़ करते थे, और इन दोनों को बनाया था HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। वहीं जो है इसके अलावा जो इसकी अलग विशेषताएं हैं वो ये हैं कि इसके अंदर जो है ट्विन इंजन लगा हुआ है और 5.8 टन क्लास है जिसको कैटेगराइज किया गया है लाइट कैटेगरी में। और इसके अंदर जो है को पायलट जो होता है हेलीकॉप्टर के अंदर, बेसिकली उसके पास ये सब अथॉरिटी नहीं होती है कि वो वेपन को, सिस्टम को ऑपरेट कर सके। लेकिन इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के अंदर जो है को पायलट भी वेपन सिस्टम ऑपरेटर अपने पास ही रखेगा ताकि और अच्छी तरीके से जो है वेपन्स का यूटिलाइजेशन हो सके। वहीं ये हेलीकॉप्टर जो है रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ करते हैं और क्रैश प्रूफ स्ट्रक्चर है इनका। रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल ये है कि रडार की लाइन में भी ये लोग नहीं आते हैं और दूसरा जो दुश्मन देश है वो ईजिली जो है इनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, चाहे वो रडार अब्जॉर्बिंग के थ्रू हो या फिर आपका इंफ्रारेड सिस्टम के थ्रू। वहीं इसके अंदर जो है काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम लगा है। क्या होता है काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम? ये आपको बचाता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि हेलीकॉप्टर्स को बचाता है एनिमी के रडार से।
मतलब अगर एनिमी कंट्री जो है अपने इंफ्रारेड को जो है रिलीज़ करेगी तो भी ये जो पूरा का पूरा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये उनके डिटेक्ट नहीं होगा, उनकी रडार उसमें जो है नहीं आएगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जो दूसरा फीचर है वो है कि इसके अंदर फ्रेंच के ओरिजिन वाले शक्ति इंजन्स लगे हैं, जिनको मैन्युफैक्चर किया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। तो ओवरऑल जो है ये बहुत अच्छे बताए जा रहे हैं, चाहे वो एनिमी एयर डिफेंस के लिए हो, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए हो, कॉम्बैट सर्च और रेस्क्यू हो, या फिर किसी भी तरह के काउंटर सरफेस ऑपरेशंस। तो अच्छे वो हैं, हो सकता है भविष्य में जो है डिफेंस को जो है अच्छी तरह से मजबूत करेंगे। और फर्स्ट इंडिजिनियस फाइटर एयरक्राफ्ट जो इंडिया में बना था वो था HF-24 मरूत। ये आप याद रखिए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी इंडिजिनियस है, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे पहला इंडिजिनियस फाइटर एयरक्राफ्ट बना था वो था H-24 मरूत। वहीं इन सबको जो है आपका बना रही है वो है HAL। आपने पहले नाम सुना ही होगा, इसका जो सेंटर है वो बेंगलोर में है और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है। 1940 से लेके अभी तक ये ऑपरेशन में है और कंसीडर की जाती है कि ये सबसे ओल्डेस्ट एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स है वर्ल्ड में आज के। वहीं इसको जो मैनेज करता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करता है, जिसको अपॉइंट करता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और HAL जो है करंटली इन्वॉल्व है बहुत सारी कामों में, जैसे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है फाइटर जेट्स की, हेलीकॉप्टर्स की, जेट इंजन हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, या फिर अपग्रेडेशन हो किसी भी इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट का। तो यही है आपका आज के HAL और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में। वहीं जो अगली न्यूज़ है वो है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने लॉन्च किया है युवा 2.0। क्या है ये युवा 2.0? एक स्कीम है, इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ युवा की, यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। ये एक ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें जो 30 साल से कम के लोग हैं उनको जो है इनकरेज किया जाएगा ताकि वो प्रमोट करें रीडिंग, राइटिंग और बुक कल्चर हमारी कंट्री के अंदर, और प्रोजेक्ट करें इंडिया को और इंडियन की राइटिंग्स को ग्लोबली। जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की विजन है ताकि इनकरेज करें यूथ को, वो अंडरस्टैंड करें इंडिया की डेमोक्रेसी को। युवा 2.0 जो है ये पार्ट है इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट का, और यहाँ जो मोटिवेशन दी जाएगी आपका नए नए लोगों को, ऑथर्स को, वो ये दी जाएगी कि वो बुक लिखेंगे ऐसी थीम्स पर जिस थीम का नाम होगा डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशंस, इवेंट्स, पीपल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये वो थीम है जिसके ऊपर जो है इनको किताब लिखनी है, या यूँ कह लीजिए ऑथरशिप करनी है। ये स्कीम जो है हेल्प करेगी कि डेवलप कर सकें हम ऐसे राइटर्स जो अंडरस्टैंड कर सकें और प्रमोट कर सकें इंडियन हेरिटेज को, कल्चर को और नॉलेज सिस्टम को। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ही अंडर में आता है, ये एक ऐसी एजेंसी है जो पूरा का पूरा जो है प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगी कई सारी स्टेजेस में। वहीं जो बुक्स प्रिपेयर्ड होंगी इस स्कीम के तहत उनको पब्लिश किया जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा, और उनको जो है ट्रांसलेट किया जाएगा उन सभी लैंग्वेजेस को जो इंडिया में यूज़ होती है, या यूँ कह लीजिए उन सभी लैंग्वेजेस में जो कि 22 लैंग्वेजेस हैं आपकी 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये था आपका युवा के बारे में। अब जो है अगली न्यूज़ है वो है मैन्युफैक्चरिंग परचेज मैनेजर इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। क्या है ये मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स? ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक ऐसा इकोनॉमिक इंडिकेटर है जिसको मंथली सर्वेज में जो है निकाला जाता है डिफरेंट कंपनीज द्वारा, और ये इंडेक्स जो है ये बताता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में। वहीं ये इंडेक्स ये भी हेल्प करता है हमें डिटरमाइन करने में कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट कंडीशंस हैं वो एक्सपेंशन वे में हैं या कॉन्ट्रैक्शन में चल रही हैं, या फिर उसी लेवल पे पड़ी हैं जहां वो पहले थी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें करंट एंड फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस की, कि किस तरीके से जो है पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है, और हेल्प करता है कि कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ कंट्री। वहीं 2 टाइप्स ऑफ PMI हैं, या फिर यूँ कह लीजिए 2 टाइप्स ऑफ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग का निकलता है और एक सर्विसेज का निकलता है, और कभी कभी जो है कंबाइंड इंडेक्स भी निकलता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों ही होती हैं। PMI जो है आपका फर्स्ट टाइम जो है US ने निकाला था करीबन 1948 में, और उसके बाद जो है आपका ये तब से निकल ही रहा है, और जो एजेंसी इसको निकालती है उसका नाम है IHS मार्केट। जी हाँ, IHS मार्केट जो है कम से कम 30 कंट्रीज़ के लिए इस इंडेक्स को निकालती है, और उन 30 कंट्रीज़ में से एक जो है इंडिया भी है। तो ये जो इंडेक्स है ये डिराइव किया जाता है इंडिया के अंदर, स्पेशली 500 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का पूरा डेटा लिया जाता है, उनसे जो है पता किया जाता है कि क्या पूरा का पूरा उनका प्रोसेस चल रहा है, और क्या कैसे कैसे जो है उनके यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो फुलफ़िल हो रहे हैं या नहीं।
पूरा का पूरा जो इंडेक्स है वो हमेशा जीडीपी और इंडस्ट्रियल आउटपुट के इंडेक्स से पहले निकाला जाता है, उसके बाद ये इंडेक्स नहीं निकाला जाता। और अगर गलती से कभी ये इंडेक्स नहीं निकाला गया है तो फिर जीडीपी के इंडेक्स निकलने के बाद ये इंडेक्स कभी नहीं निकाला जाता, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। वहीं मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स दोनों ही जो है इस इंडेक्स को यूज़ कर रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि क्या उनकी प्रोडक्शन नीड्स हैं और क्या वो नए ऑर्डर्स दें या ना दें, और किस बेसिस पे जो है वो फर्दर ऑर्डर्स देंगे। ये आपका डिपेंड करता है कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कैसा चल रहा है किसी कंट्री का। वहीं ये इंडेक्स ये भी हेल्प करता है कि इन्वेस्टर्स किस तरीके से स्टॉक मार्केट्स को देख रहे हैं और डिटरमाइन करता है इकोनॉमिक हेल्थ किसी भी कंट्री की। जो पूरा का पूरा पीएमआई है वो बेस्ड है कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, उसके अंदर कोई सर्वे जैसा कुछ भी नहीं है। जो पूरा का पूरा इंडेक्स निकाला जाता है इसमें क्या होता है कि क्वेश्चनेयर बना के पूरा क्वेश्चंस का एक पर्चा बना के मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को दे दिया जाता है, और वो सारे क्वेश्चंस जो हैं आपका फैक्चुअल होते हैं, कोई सर्वे बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। जैसे ये होंगे कि नए ऑर्डर्स कितने मिले हैं आपको, आउटपुट आपका कितना आया है, एम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ा है आपका, सप्लायर को जो डिलीवरी टाइम है वो कितना दे दिया, और कितना स्टॉक ऑफ आइटम्स जो है आपने परचेज किया है। तो ये जो सर्वेज हैं ये मंथली बेसिस पे ही कंडक्ट किए जाते हैं, और अगर इसका नंबर 50 से बड़ा होता है तो माना जाता है कि ये एक्सपेंशन हो रहा है, और अगर इसका नंबर जो है 50 से लेस होता है तो माना जाता है कि बिज़नेस जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आप रखें 50 नंबर को याद रखें ताकि आपको पता चल सके कि ये एक्सपेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। वहीं अभी ये न्यूज़ में जो था वो इसलिए था, अभी इसकी जो इंडेक्स की रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि 15वीं बार लगातार 15वें महीने भी हमारा जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो अबव 50 ही रहा, मतलब एक्सपेंशन स्टेज में ही है अभी तक हमारा ग्रोथ। वहीं ये दिखाता है कि पीएमआई डेटा कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो अच्छी शेप में है, बावजूद इसके कि दुनिया जहान में जो है रिसेशन और इस तरह की जो है घटनाएं हो रही हैं वो आम है। वहीं बिज़नेस वाले लोगों को भी बहुत फ़ायदा हुआ है, चाहे वो मॉडरेशन तरीके से ही हो या दूसरे तरीके से हो। वहीं सर्वे ये भी दर्शाता है कि आगे इंडियन बिजनेसेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और ओवरऑल लेवल जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है पिछले 7.5 ईयर से। वहीं आगे चलते हुए पीएमआई सर्वे ये भी बताता है कि जो नए ऑर्डर्स हैं या इंटरनेशनल सेल्स हैं उनका जो पूरा का पूरा डेटा है वो कुछ हद तक पहले से जो है ज़्यादा मजबूत है, और ऐसा माना जा रहा है कि फर्दर जो है इससे जॉब क्रिएशन होंगी। तो ये है पूरा का पूरा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो अभी अभी जो है आपका आया है। वहीं जो अगला इशू है वो है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक्सटेंड कर दी है डेडलाइन नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप की। क्या है ये नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, इसके थोड़े से की पॉइंट्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। फर्स्ट तो मैं आपको ये बता दूं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, जो 2008 में जो है लॉन्च की गई थी, और इस स्कीम का जो मेन पर्पस था वो ये था कि स्कॉलरशिप दी जाए उन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं या फिर गरीब घर से आते हैं, ताकि उनके ड्रॉप आउट रेट्स को कम किया जा सके आफ्टर क्लास 8th। मतलब ऐसा बहुत सारे डेटाज आ रहे थे जहां ये बताया जा रहा था कि कुछ लोग जो हैं अपना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग क्लास 8th के बाद जो है पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो ये उन्हीं को ही प्रमोट करने के लिए है ताकि उनका जो है ड्रॉप आउट रेट्स कम किया जा सके और 8वीं से आगे जाकर वो सेकेंडरी तक 12वीं तक जो है पढ़ सकें। इसके लिए जो सरकार ने आपका मुहैया कराया है वो ये है कि 12,000 रुपये की जो है स्कॉलरशिप दी जा रही है उन स्टूडेंट्स को क्लास 9वीं से लेके 12वीं तक जो कि स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट एडिड या किसी भी लोकल बॉडी स्कूल्स में पढ़ते हैं। वहीं ये स्कीम केवल उन्हीं लोगों के लिए एलिजिबल है जिनकी पेरेंटल इनकम या यूँ कह लीजिए जिनकी सोर्स ऑफ इनकम फैमिली इनकम जो है 3.5 लाख पर एनम से कम है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं जो दूसरी कंडीशन है जो कि स्टूडेंट्स को मीट करनी है वो ये है कि जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 55% मार्क्स होने चाहिए इनके क्लास 8th के अंदर। ये 55% मार्क्स का जो बेंचमार्क है ये केवल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। वहीं SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5% की छूट है, मतलब अगर उनके 50% मार्क्स भी होंगे तो उन्हें जो है इस स्कॉलरशिप के लिए जो है एलिजिबल माना जाएगा। इसके अलावा केवल वही स्टूडेंट्स जो हैं कंसीडर किए जाएंगे इस स्कॉलरशिप स्कीम में जो रेगुलर स्टूडेंट हैं किसी भी गवर्नमेंट लोकल बॉडी या गवर्नमेंट एडिड स्कूल्स में। मतलब जो स्टूडेंट्स केंद्रीय विद्यालय या जवाहर विद्यालय या किसी भी तरह के प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा इस स्कीम के लिए। वहीं दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स जो किसी रेसिडेंशियल स्कूल्स में हैं या किसी स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जैसे कि बोर्डिंग लॉजिंग
और एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को, वो भी बच्चे इस स्कीम के थ्रू एलिजिबल नहीं हैं। तो कुल मिला के जो की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स के 8th में 55% मार्क्स होने चाहिए और उनकी जो फैमिली इनकम है वो 3.5 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए। अगर वो ऐसा करते इस कैटेगरी में आते हैं तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं और उन्हें आगे 9th से लेकर 12th तक 12,000 रुपये पर एनम, मतलब 12,000 रुपये हर साल जो है उनको पढ़ाई के लिए मिलेंगे, ताकि वो उसको यूटिलाइज़ कर सकें अपनी पढ़ाई के लिए। वहीं जो पूरे के पूरे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसको जो है सेलेक्ट किया जाएगा स्टूडेंट्स को, वो एक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके लिए एक प्रॉपर एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी, जिसके बेसिस पे ही ये स्कॉलरशिप स्कीम जो है आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स को दी जाएगी। तो यही है आज तक के जो आज और कल के प्रीलिम फैक्ट्स एनालिसिस। इसके अलावा इस तरह के डेली एनालिसिस देखने के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।